हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 24। वाजीराम पॉइंटर्स की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पहला आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आज मैं कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी जो चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है उसी में से पीवाईक्यूज हैं, तो कोशिश करना कि क्वेश्चन तुम खुद लगा सको। ठीक है, अब देखो ये 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो देखने में बहुत सिंपल है, बट तुम्हें आता भी रहेगा तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं। A layer in the earth atmosphere called ionosphere facilitates radio communications। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयनोस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन क्यों फैसिलिटेट करती है। ठीक, अब पहला रीजन दिया है कि प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। ठीक, अब देखो ओजोन लिखा है, ओजोन जो हमारी होती है ये प्रेजेंट होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक, तो ये तो गलती है और ओजोन का कोई लेना देना नहीं है रेडियो कम्युनिकेशन से, तो ये हो गया हमारा गलत। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। तो देखो इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होती है, ऑलरेडी मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा रखा है। ठीक, तो जो इधर होता है हमारा रेडियो वेव्स, ठीक, और इधर हो गया हमारा गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई। इनकी एनर्जी हाई होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। और वेवलेंथ क्या हो गई, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में मैंने बता रखा था कि इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होगी यहाँ पे जैसे माइक्रोवेव्स हो गई, इनके कंपैरिजन में क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ। अब इसी लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और पहुँच जाते हैं आयनोस्फेयर पे, और आयनोस्फेयर से फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब आयनोस्फेयर में ऐसा क्या होता है जो रिफ्लेक्ट कर देता है इनको, आयनोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं चार्ज पार्टिकल्स प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इस रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आयनोस्फेयर में रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल सिर्फ चार्ज पार्टिकल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और उनकी रिफ्लेक्शन की टेंडेंसी की वजह से, ना कि रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से। ठीक, दो रेडियो की लॉन्ग वेवलेंथ और रेडियो वेव्स की इवन जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडियो वेव्स होती हैं वो भी यूज़ होती हैं रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, और तुम्हें ये बता दूं जो शॉर्टर वेवलेंथ की रेडियो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी होगी हाई, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक, तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गई, क्योंकि पहली बात कि हमारी आयनोस्फीयर की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, इस वजह से उसमें रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और रेडियो वेव्स में ही सिर्फ रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ नहीं, रेडियो वेव्स की जो शॉर्टर वेवलेंथ की जो वेव्स होती हैं वो भी यूज़ होती हैं रेडियो कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसलिए गलत है। तो आंसर हो गया हमारा डी, नीदर 1 और 2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2008 का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें स्पेक्ट्रम पढ़ा रखा है, तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो उसमें मैंने एक रेडियो वेव्स भी बताई थी तुम्हें। ठीक, तो रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाँ होती हैं। और दूसरा चीज़ क्या दे रखा है कि पहला दर्शन दे रखा है कि रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब देखो रेडियो वेव्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर पढ़ा होगा कि ये डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया, वेव का भी नेचर होता है इसके अंदर और पार्टिकल का भी नेचर होता है। ठीक, तो पार्टिकल वाले नेचर से अगर तुम कंसिडर करो तो कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं दोनों परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे की। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल ही प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको घूम फिर के बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि रेडियो वेव्स जो हैं ये बेंड होंगी मैग्नेटिक फील्ड में। तो रेडियो वेव्स जो हैं ये बेंड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, प्रोवाइडेड कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कोई अनचेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये पास हो रही हैं तो वहाँ पे ये बैंड नहीं करेंगी। लेकिन कोई चेंजिंग है या डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उससे पास करती हैं तो वहाँ पे ये बैंड होती हैं। तो ये सिर्फ रेडियो वेव्स ही नहीं करेंगी बेंडिंग वाला नेचर, ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती हैं। तो हमारा एजर्शन क्या है, रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम रीज़न हटाओ, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट बिकॉज। ठीक, अब सुनो, रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो दोनों चीज़ें सही हैं, तो क्या हो गया, बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यही आंसर है। तो 23 सितंबर के वाजीराम पॉइंटर्स पे ऋषिपाल ने मुझे कमेंट किया कि ये क्वेश्चन 2014 में प्रीलिम्स से पूछा गया था, तो क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ, मेनली लिखा हुआ है यहाँ पे, दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, नहीं, लद्दाख में रहते हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया।
दे रियर द पश्मीना गोट्स दैट ईल्ड फाइन वूल। अब देखो, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि चांग थांगी गोट्स हैं, ठीक। लेकिन अगर हम चांग थांगी गोट से पश्मीना शॉल बना रहे हैं तो हम इनको पश्मीना गोट्स भी तो बोल सकते हैं, जिनसे हमें पश्मीना शॉल बनने का मटेरियल मिल रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा दिमाग का एप्लीकेशन वहाँ पे, ठीक। अब देखो, ऐसा ही होता है कि क्वेश्चंस कभी जो भी तुमने एग्जैक्टली पढ़ा है वैसे ही वर्बटिम वैसे ही क्वेश्चन पिक नहीं होंगे कि जिस फॉर्म में मैंने पढ़ा है वैसे ही क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली, ठीक। तो तुमने उसके अराउंड कुछ पढ़ा होगा, उसको तुम्हें यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक। तो अगर मैंने चांगपा कम्युनिटी का पता है मुझे कि ये पश्मीना गोट्स को रेयर करते हैं और मेरे को क्वेश्चन में भी देखने में समझ में आ रहा है कि ये पश्मीना शॉल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी टर्म उससे जो रिलेटेड है अगर है तो वो सही है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यही मैंने उस दिन बताया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही हो गई, सेकंड और थर्ड। पहली गलत है, तो पहली ये दोनों एलिमिनेट हो गया, सेकंड थर्ड पे आ गए, ठीक है। ऑल्सो अगर तुम ये अप्लाई नहीं कर पा रहे थे कि पश्मीना गोट्स वही होंगी, तो तुम फिर भी क्या होता कि अगर तुमने वन कट कर दिया है तो तुम दो ऑप्शंस पे आ गए थे। दो अब ये एप्लीकेबल नहीं होता है, अब तो इन्होंने ओनली वन ओनली टू वाला पेयर कर दिया है, जिसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। बट उसमें भी अगर देखो, मैं अगर ऑप्शन चेंज कर दूँ, बोल दूँ वन पेयर, टू पेयर्स आर करेक्ट, थ्री पेयर आर करेक्ट और नन आर करेक्ट, ठीक। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसमें नन वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक। ऑलरेडी मैंने पहली स्टेटमेंट गलत कर दी है, तो मुझे ये भी पता है कि थ्री पेयर भी सही नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो मेरे तब भी एलिमिनेट हो गए। मैं 50-50 पे आ गया, वन और टू वाले पे, ठीक। जिसमें मुझे ये तो पता ही है कि शेड्यूल ट्राइब वाला ऑप्शन सही है मेरा, ठीक। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो मुझे यही चेक करना है कि टू पेयर मुझे लगाना है या कि नहीं लगाना है। बट मैंने बताया कि वर्ड एसोसिएशन से मुझे समझ में आ रहा है कि ये पश्मीना वाला ही बात हो रही है, तो मैं जाऊँगा टू पेयर वाले पे, ठीक है। अब एपाई जेनेटिक्स डिस्कस करने से पहले हम जीनोम, जीन और जीन एक्सप्रेशन या जीन एक्टिविटी में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक। अब जीनोम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो होता है उसको बोलते हैं हम जीनोम, ठीक। अब जीन क्या होता है, डीएनए का कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है फॉर कोडिंग, ठीक, उसको बोलते हैं हम जीन। तो जो डीएनए का सेगमेंट जो कि इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है फॉर मेकिंग अ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, ठीक। अब जीन एक्टिविटी क्या होती है, जीन एक्टिविटी या जीन एक्सप्रेशन ये वो प्रोसेस होता है बाय विच जीन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको कन्वर्ट कर लो किसी फंक्शनल पार्ट में, जैसे कि प्रोटीन में कर लिया, ठीक। जैसे हमने मान लो कोई जीन को यूज़ करके जो हम प्रोटीन बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे जीन एक्टिविटी या जीन एक्सप्रेशन। अब एपाई जेनेटिक्स क्या होता है, बेसिकली जो जीन एक्टिविटी मैंने बताया इसी को टर्न ऑन कर दो या ऑफ कर दो, ठीक। मतलब कि वो प्रोटीन बनेगा उस जीन से या नहीं बनेगा, उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एपाजेनेटिक्स। मतलब उस पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी है उसको ऑन कर दो या ऑफ कर दो। ऑन करने का मतलब कि हम वो प्रोटीन बनाएंगे, ऑफ करने का मतलब कि हम वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। इसी की स्टडी कि क्या फैक्टर इसको लीड करते हैं उसको बोलते हैं एपाजेनेटिक्स, ठीक है। दूसरा रिलेटेड टर्म जो तुम सुनोगे वो एपाईजीनोम होगा। तो जो भी मॉडिफिकेशंस हमारी जीन एक्टिविटी में हो रहे हैं उनको बोलते हैं एपाईजीनोम, ठीक है। अब ये चेंजेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, टॉक्सिन्स से तुमने एक्सपोज हो गए, या फिर बिहेवियर से हो सकता है, इंडिविजुअल बिहेवियर से, जैसे कि स्मोकिंग से हो गया, एक्सरसाइज करने की वजह से हो सकता है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक भी होता है कि एक इंडिविजुअल ऑर्गन लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल टिश्यू लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं। अब मान लो कि रॉन्ग जीन एक्टिविटी हो गई तो इससे क्या हो सकते हैं, हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कैंसर हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजेनरेटिव डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिए यूज़ का कैसे है, मान लो कि जैसे एबनॉर्मल जीन एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ कि हमें डिसऑर्डर्स हो गए, लेकिन अगर हम एपाइजेनेटिक्स का यूज़ करके ही इस एबनॉर्मल जीन एक्टिविटी को नॉर्मल कर लें तो ये हमारे लिए क्योर का भी काम कर सकती है, ठीक। तो यूजुअली दो मेथड्स यूज़ होते हैं। पहला जो होता है मिथाइलेशन। अब देखो, मीथेन सबने सुना होगा, मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4, ठीक। अब इसमें से अगर एक H हटा दो तो इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप CH3। अब ये क्या करते हैं, हम ये ऐड कर देते हैं डीएनए में, ठीक। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ सिर्फ हमने एक सब ग्रुप ऐड किया है, हम यहाँ पे डीएनए को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड जो है, रुको ज़रा क्लियर कर लूँ, दूसरा मेथड जो है वो होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। मैं ये बता दूं कि और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं कॉमन मेथड डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे।
अब देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है इसके अराउंड एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन, जिसके अराउंड डीएनए जो होता है वो रैप्ड अप होता है। अगर हम इसमें भी चेंजेस ले आते ना हिस्टोन में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए के एनवायरनमेंट में चेंजेस ले आ दे रहे हैं, इससे भी जीन एक्टिविटी जो होती है वो इम्पैक्ट होती है। तो इस हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें अगर हम चेंज ला दें तो भी हम एपाइजेनेटिक्स चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर हमारा एक स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया आता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बनी कब, 1987 में बनी थ्रू 1986 स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, अब इसने जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है इसने एक स्कीम लॉन्च की है, स्पाइस्ड स्कीम। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइसेस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन इन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ठीक, तो क्या समझ में आया हमें, मेनली जो ये है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए स्कीम है। ठीक, अब ये करेगी क्या, ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेगी, और हमारा जो एक्सपोर्ट है स्पाइसेस में या फिर स्पाइसेस प्रोडक्ट्स में उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब देखो मैंने ये टर्म्स क्यों बताया, तुम्हें क्या करना है, ये भी जब भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएंगे तो देखो तुम्हें ये सब टर्म्स जोड़ने हैं कि क्या पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है इसमें, ठीक, क्या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो तुम्हें ऐसे ही स्कीम के जो ऑप्शंस होंगे उसको गेस करना है। ठीक, तो टर्म कब तक है इस स्कीम का, अप टू 2025-2026 तक। ठीक है, अब इसका सब पार्ट देख लो, मिशन वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमारी नॉर्मल स्पाइस थी, अब इसका हमने क्या कर दिया, पेस्ट बना दिया, तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू में ऐड कर दिया कुछ। अब ये क्या होगा, जो पेस्ट होगा ये महंगा बिकेगा, तो ये मिशन जो है ये वैल्यू एडिशन के लिए है। ठीक, फिर लिखा है मिशन क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस। अभी देखो कुछ महीने पहले ही क्या हुआ था कि इथाइलिन ऑक्साइड करके एक केमिकल होता है, उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा पाया गया था, इसलिए नेपाल ने तो बैन कर दिया था, नेपाल ने तो बैन कर दिया था एक्सपोर्ट्स हमारे, और हांगकांग और सिंगापुर ने क्या किया था कि हमारे प्रोडक्ट को हमने रिकॉल करना पड़ गया था यहाँ से। ठीक, हांगकांग और सिंगापुर से। अब इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ क्यों होता है, ये बेसिकली स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ठीक, बट क्या होता है, अगर ये कुछ अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट हो ना तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है, मतलब कैंसर कॉजिंग हो सकता है, इसलिए इसको रिकॉल करना पड़ा था। तो हमारे स्पाइसेस में एक ये प्रॉब्लम है, तो उसी को टैकल करने के लिए भी ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखो, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ स्पाइसेस लिखा है, जो भी एक्टिविटीज़ इस स्कीम के अंदर होंगी उनको जियो टैग किया जाएगा, उनकी लोकेशन को देखा जाएगा कहाँ पे है। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज़ दे रखी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। तो ये कौन सर्टिफिकेट देता है, ये सर्टिफिकेट देता है हमारा स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखो लगे हाथ में बता ही देता हूँ कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर हमारे 5 स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड्स आते हैं। ठीक, अब ये कौन कौन से हैं, पहले तो ऐसे याद करो, टी, कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस, और हो गया हमारा टोबैको। तो ये याद रखना है कि ये सब जो है स्टैट्यूटरी हैं, और ये सब किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ऑल्सो एक बॉडी और इससे रिलेटेड है, फसई। ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ फसई क्या है, ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। अगर तुम्हें स्पाइसेस बेचना है उसका तो लाइसेंस जो मिलता है वो ये देती है। ठीक है, तो स्पाइसेस का मेन रेगुलेटर हमारा स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, लेकिन बेचने बेचने वाला लाइसेंस वगैरह जो मिलता है वो फसई देती है इंडिया में। ठीक है, अब ये आर्टिकल जो है ये बात करता है ग्रीन बैंड टेलीस्कोप के बारे में। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है यूएसए में। ऑलरेडी मैंने रेडियो टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस बता रखा है, इवन मैंने पल्सार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँगा तो अननेसेसरीली वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो जो हैं ये सब रिवीजन के पर्पज़ से भी हैं, तो सेम चीज़ बार बार डिस्कस करना सही नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ, पल्सार जो हैं ये बेसिकली क्या एमिट करते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एमिट करते हैं, और इनको पल्सार क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ से जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें जब ये से मान लो यहाँ से एमिट हो रहा है पल्सार्स, तो ये क्या होते हैं, कभी दिखते हैं फिर कुछ टाइम तक नहीं दिखेंगे, फिर कुछ दिखेंगे फिर नहीं दिखेंगे फिर दिखेंगे। ठीक, तो ऐसे पल्सेस के फॉर्म में दिखते हैं हमें, इसीलिए इनको पल्सार्स बोलते हैं। ठीक, और एक टर्म और है क्वासार्स। अब क्वासार्स क्या होते हैं, जो एक्टिव गैलेक्सीज होती हैं। एक्टिव गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है, जिनमें जो ब्लैक होल है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव है, और वो आसपास की जो डस्ट है या फिर पार्टिकल्स हैं उनको कंज्यूम कर रहा है। तो कंज्यूम करता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन की वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइटन अप हो जाता है। तो क्वासार जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं। ठीक, तो ये दूर से ही दिख जाते हैं। अब जो टर्म इसके लिए यूज़ करेंगे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो
वेव्स होती हैं वो एमिट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही रखा है। अब देखो चांसेस हैं कि तुम्हें ये ग्रीन बैंक टेलीस्कोप भी ना याद रहे, ठीक, तो मैं तुम्हें टेरजन 6 क्या ही बताऊँ। तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि ग्लोब्यूलर क्लस्टर क्या होता है। ये बेसिकली स्टार्स का कलेक्शन होता है, समझ लो, जैसे कॉन्स्टेलेशन नहीं, स्टार्स जो कि हेल्ड बाई ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से एक दूसरे के पास में है, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर, ठीक। तो एक क्लस्टर है हमारा टेरजन 6, वहाँ से ये मिली सेकेंड पल्सार्स दिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमें याद रखनी है कि पल्सार की टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, सेकेंड्स टू मिली सेकेंड्स होती है, ठीक। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में दे देगा कि इसकी ड्यूरेशन 1 मिनट होती है या फिर मिनट्स होती है, ऐसे, ठीक है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों है, ये हमारे लिए काम का नहीं है। हमारे लिए काम का क्या है कि ये कमीशन है क्या, तो ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है और ये एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक, अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1988 में। तो ये याद रहे ना रहे, तुम्हें ये याद रखना है कि स्टेटरी बॉडी है और कौन से एक्ट के अंदर आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ठीक। इसका हेड कौन हो सकता है, सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, सिटिंग हो या रिटायर्ड हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड और सिटिंग जज हो सकता है। और क्या चीज़ ध्यान रखने वाली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। अब देखो कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर ये नेशनल लेवल पे। तो जो नेशनल लेवल पे आया वो हमारा ये हो गया। अब जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस हैं वो इसके जो नेशनल हमारा कंज्यूमर है इसके एपलेट या फिर रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के केसेस भी जाएंगे किसके पास जाएंगे, बाय वे ऑफ अपील जाएंगे नेशनल हमारे कमीशन के पास। और ये डायरेक्ट भी केसेस को हियर कर सकता है प्रोवाइडेड कि उसमें जो वैल्यू हो वो 2 करोड़ से ऊपर की हो, ठीक। और अगर आप इसके डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, बट विद इन 30 डेज। अब देखो ये आर्टिकल जो है सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो बराक मेंशन है ना, ये रेफर करता है बराक रिवर से, ठीक। तो अगर हम बराक रिवर को डिस्कस कर लें तो हमारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तैयार हो जाएगी, ठीक। तो मैप पे देख लेते हैं। अब बराक रिवर का जो ओरिजिन होता है वो हमारा होता है जापवो माउंटेन से, जो कि मणिपुर हिल्स में है, ठीक। अब फिर ये मणिपुर से फ्लो करते हुए यहाँ पे ट्राई जंक्शन एरिया में, किसके ट्राई जंक्शन में, मणिपुर, मिजोरम और असम के ट्राई जंक्शन वाले एरिया में एंटर करती है और यहीं पे हमें मिलती है बराक वैली, जो कि पार्ट है किसका, असम के साउथ ईस्टर्न पार्ट का, ठीक। और फिर ये यहाँ पे कहीं जाके इस एरिया में बाइफरकेट हो जाती है इन सुरमा रिवर एंड खोशियारी रिवर, ठीक। और फाइनली ये जाके मिल जाती है और बन जाती है हमारी मेघना रिवर, जो कि जाके ज्वाइन कर लेती है हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम को, ठीक है। तो ये मेघना रिवर इसको बोला कहाँ जाता है, इसको बोला जाता है बांग्लादेश में। अब पूछे कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो प्राइमरी जो ट्रिब्यूटरी है वो हमारी फ्लो करेगी मणिपुर से, मिजोरम से और असम से, ठीक। लेकिन अगर बेसिन पूछेगा तो बेसिन हमेशा वाइडर होता है, जो कि इंक्लूड करता है इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह को, तो तुम ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो मेनली बस तुम्हें ये याद रखना है कि मणिपुर, मिजोरम और असम जो है इसका प्राइमरी ट्रिब्यूटरी का फ्लो रिसीव करता है, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। और हमें क्या याद रखना है कि बराक वैली जो है ये कहाँ लाई करती है, ये आसाम में लाई करता है। अब जो सोनाई रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की, ठीक। अगर याद रखना है तो रख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो ऑयल स्पिल हो गया हमारे ग्रीनलैंड में, तो पहले ग्रीनलैंड डिस्कस कर लेते हैं। अब ग्रीनलैंड जो है ये हमारा लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है। और ये फिजियोग्राफिकली पार्ट किसका है, हमारे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। बट कल्चरली और पॉलिटिकली ये किससे एसोसिएट करता है, ये एसोसिएट करता है यूरोप से, ठीक। और ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है किसकी, डेनमार्क की। ऑल्सो ये आर्टिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन दोनों में लाई करता है, ठीक है। अब देखो फजॉर्ड क्या होता है। अच्छा देखो, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि शायद इसका प्रोनाउंसिएशन जॉर्ड होता हो, एफ साइलेंट होता हो, बट मेरे लिए प्रोनाउंसिएशन वही सही है जिससे मुझे उस चीज़ की स्पेलिंग याद हो जाए, क्योंकि मुझे इस एग्जाम में स्पेलिंग लिखनी होती है, ठीक। मुझे वहाँ प्रोनाउंसिएट नहीं करना होता है। तो फजॉर्ड्स होते क्या हैं, तो देखो 3 कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। अब देखो पहली होती है एक रिया कोस्ट, रिया कोस्ट, दूसरी हो गई हमारी फजॉर्ड्स, और तीसरा हो गया हमारा दालमेशियन, ठीक। अब ये कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस होता क्या है, जैसे मान लो कि जैसे मेरा ये मीन सी लेवल है, ठीक। यहाँ पे मेरा लैंड था और इधर हमारा हो गया ओशियन, ठीक। अब किसी रिवर ने इस लैंड को इतना इरोड कर दिया कि इसका जो लेवल था पहले मान लो इसका लेवल यहाँ पे था मीन सी लेवल, ठीक। अब ये बिल्कुल नीचे की तरफ इरोड होके आ गया, ठीक। और अब ओशियन का पानी जो है वो इस लैंड में एंटर कर सकता है इजीली, क्योंकि लैंड का जो लेवल है या एवरेज हाइट है वो कम हो गई, तो अब पानी क्या होगा, ज़्यादा अंदर तक जाएगा, तो ये कोस्ट लाइन क्या हो गई, सबमर्ज हो गई। तो जब ऐसा इरोजन रिवर करती है
तो जो कोस्ट बनता है उसको बोलते हैं रिया कोस्ट। ठीक, सिमिलरली कोल्ड एरियाज में जहाँ पे जैसे मान लो खूब बर्फ है, तो वहाँ पे ग्लेशियर जब इरोड करके ऐसी कोस्ट बनाए जिसमें सी का पानी अंदर घुसने लगे, तो उसको बोलेंगे फजॉर्ड्स। और डालमेशियन क्या होता है? डालमेशियन मान लो ये मेरी माउंटेन है, ठीक, ये माउंटेन का टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अब इसमें जो वैली है इसकी, इस वैली में हमारा ओशन का पानी, सी का पानी अंदर जाने लगा और ये मान लो कि पूरी पानी से कवर हो गई वैली। तो इस कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस को हम बोलते हैं डालमेशियन। ठीक, एग्जाम्पल इसका दिनारिक एल्प्स हैं जो कि एड्रियाटिक सी में मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे लिए जानने का कुछ नहीं है इसमें कि इसमें क्या फजॉर्ड्स की कहानी दे रखी है, पता नहीं क्यों दे रखी है। इतना जान लो कि ग्लेशियर का इरोजन होता है, ठीक, उसके बाद ओशन का पानी उसमें एंटर कर जाता है, तो जो सबमर्जेंस के कोस्ट बनते हैं उसको फजॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एपाई शेल्फ लेक दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही याद हो जाए, यही बहुत बड़ी बात। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे किसी टाइगर की डेथ हो गई, तो वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र में। अब देखो, तुमने गोरेगांव सुना होगा, वैसे ही समझ लो ऐसे नवेगांव है। ये कैसे लाई करता है? ये हमारा जैसे मान लो महाराष्ट्र है, तो इस रीजन में ये लाई करता है, नवेगांव नगजीरा। अब हमारे महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व कितने हैं? टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। पहला मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक, दूसरा बोर टाइगर रिजर्व, तीसरा देखो पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक, पेंच टाइगर रिजर्व तुम्हें दिख रहा होगा कि ये थोड़ा एमपी में भी है और थोड़ा महाराष्ट्र में भी है। ठीक, तो इसे हम महाराष्ट्र का भी टाइगर रिजर्व मानते हैं और हम इसे एमपी में भी टाइगर रिजर्व मानते हैं। ठीक है, उसके अलावा नवेगांव नगजीरा जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक, फिर तदोबा अंधेरी, और फिर हमारा इधर आ जाता है सह्याद्री। सह्याद्री तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा क्योंकि वेस्टर्न घाट्स को भी सह्याद्री बोलते हैं इस रीजन में। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेलघाट, बोरघाट। अब अगर तुम्हें इसे याद करना है तो मैं बता देता हूँ। देखो, याद करना है कि नवेगांव में अंधेरे में 5 मेल बोर होके सह्याद्री गए। ठीक, नवेगांव में अंधेरे में 5 मेल बोर होके सह्याद्री गए। बट मैं ये कहूँगा कि ट्रिक पे रिलाई मत करो, ये डायरेक्टली याद कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ तुम नोटिस करोगे कि सह्याद्री और बोर जो हैं ये दोनों सिर्फ टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मेलघाट टाइगर रिजर्व अगर तुम देखोगे तो इसके बगल में तुम्हें गूगामल नेशनल पार्क भी दिख रहा है, तो ये एसोसिएटेड है गूगामल नेशनल पार्क से, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक, और पेंच जो है ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, नवेगांव नगजीरा वाला जो एरिया है ये भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। तदोबा अंधेरी ये भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। ठीक, तो तुम या तो ऐसे याद कर लो कि जो 6 मैंने पढ़ा है उसमें से बोर और सह्याद्री को हटा दो, तो बाकी सब किसी ना किसी नेशनल पार्क से एसोसिएटेड हैं। ठीक, मेलघाट का बस पर्टिकुलरली तुम याद रख लो कि गूगामल, ठीक,